जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है कांसर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। डियर, आज की जो क्लासेस है वह है क्लास 12th की, और वो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज की क्लासेस कुछ खास है डियर, जल्दी से जुड़ जाइए। ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है डियर, जो कि आप इससे एटलीस्ट 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं नीट में। एक बार जल्दी से आप सब लोग आ जाएं, मैं भी यहाँ से चेक कर लूँ सारी चीज परफेक्ट है या नहीं। यस, एक बार सब लोग आ जाएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे हमें सही है या नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत। चलिए, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सही है, जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल फाइन, बिल्कुल फाइन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चंदन राज आ गए हैं, सत्येंद्र आ गए हैं, सोनू आ गए हैं, यस, आरूप कुमारी आ गए हैं, गुड। जो लोग के पास लिंक शेयर नहीं हुआ होगा, काइंडली लिंक्स को शेयर कर दीजिएगा सभी फ्रेंड्स को, ठीक है, ताकि उनको आज के क्लासेस कुछ मतलब वो सीख सके। आरू हैं, उज्जवल हैं। चलिए, चलिए जल्दी से आ जाएंगे सभी लोग। यस, जल्दी से फटाफट आ जाए। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं प्लीज जल्दी से जुड़ जाइए, और नए जितने भी लोग हैं एक बार जल्दी से हेलो लिखकर भेजिएगा मेरे पास। आंसू सिंह है, चलिए, गुड गुड, सब लोग आ गए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर, और इस टॉपिक को हम लोग एकदम एनसीईआरटी को ही लेकर चलेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में भी देखे होंगे कि एनसीईआरटी ही हम लोग लेकर चलेंगे। और एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज को समझना है ना। एनसीईआरटी को बेटा आप देखो, क्या है ना, हम लोग पढ़ते हैं नहीं, एनसीईआरटी को एक समझते हैं, दोनों में फर्क होती है बेटा। तो हम लोग एनसीईआरटी को एक एक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इकराम अनवर है, चलिए, मेरी आवाज जा रही है सबके पास? मेरी आवाज परफेक्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, गुड गुड गुड, आ जाए सब लोग, आ जाइए सब लोग, आ जाइए जल्दी से फटाफट। मैं सब लोग का यहाँ से कमेंट में देख पा रहा हूँ कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं, सब चीज परफेक्ट है। एक बार जल्दी से आप लोग थम्स अप कर दो, देख ले हम सब लोग। एक बार थम्स अप कर दीजिए, सब चीज परफेक्ट, सही 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 सही। यस, गुड सर, रिवीजन क्लास एक्सेल क्यों नहीं आ रहे हैं बेटा? इसकी जवाब हम दे पाएंगे आपको थोड़ी देर में, अभी तो नहीं बेटा दे पाएंगे, लेकिन जल्दी देंगे, आपको बताएंगे। ऑल क्लियर, सब चीज परफेक्ट है। सत्येंद्र हैं, आंसू हैं, जो लोग भी हैं जल्दी से जुड़ जाइए बेटा, जल्दी से सभी लोग फटाफट जुड़ते जुड़ते चले जाइए। जहां भी कोई दिक्कत होगा पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, जल्दी से सब लोग आ जाए, आ गए? यस, गुड, स्टार्ट करें क्लास को, अब टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा, स्टार्ट करते हैं ना। क्लास 12 का टॉपिक है एनसीईआरटी के टॉपिक बेटा, मैं आप लोग के यहाँ से कमेंट देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। पलक कुमारी है, कुमकुम सिन्हा है, चलिए गुड, आ जाते हैं बिल्कुल एकदम टाइम पे, क्लासेस स्टार्ट हुई है ना। चलिए, एक बात हम सब लोग कर दीजिए जल्दी से फटाफट। देखो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर नीट में एटलीस्ट, एक सेकेंड देंगे इसमें, इसका इंपॉर्टेंस बेटा देखो, नीट में जो है ना एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, है ना, मिनिमम 4 क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन में तो कोई डाउट ही नहीं है, थर्ड 3 क्वेश्चंस तो रहता ही रहता है ना। डेफिनेटली 3 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे बेटा, इसको ध्यान में रखोगे। और ये चैप्टर आपको बहुत सारी चीजों को लिंकअप करता है ना, बहुत सारी चीजों को आपको जोड़ता है। और ये चैप्टर थोड़ा सा क्लास 10th का जेनेटिक्स, आपने शायद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो पढ़ा होगा, उससे भी थोड़ा सा कुछ लिंकअप है ना। इन चीजों को आप लोग ध्यान दें, ठीक है। स्टार्ट करें क्लास को, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले चीजों को क्या जानने की कोशिश करेंगे बेटा, कि जेनेटिक्स क्या है। सबसे पहला तो यही आपके सामने आएगा, जेनेटिक्स क्या है ना। तो देखो, जेनेटिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान देना, जेनेटिक्स को हम लोग आखिर बोलेंगे क्या, किस तरीके से बोलते हैं। तो यदि हमसे पूछो तो देखो, मैं आपको ऐसे बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जेनेटिक्स रेड, अच्छा ये कलर दिख रहा है ना, व्हाइट वाला दिख रहा है या नहीं, आप लोग देख बताओगे हमें, दिख रहा है ना। जेनेटिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एच, यानी हेरिडिटी होती है, क्या होती है, हेरिडिटी, हेरिडिटरी होती है। और साथ में क्या होता है बेटा बताओ, वेरिएशन होता है, सही है, वेरिएशन होता है, ठीक है, वेरिएशन। मैं कमेंट पढ़ूंगा आफ्टर
10 मिनट, 10 मिनट के बाद मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा। अंबुज कुमार है यहाँ पे, चलिए पलक कुमारी है, हाँ थोड़ी सी दिख रही है। अच्छा थोड़ा सा और हाईलाइट करते हैं, ब्लैक कलर यूज करते हैं, ज्यादा सही रहेगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ब्लैक कलर लेते हैं, ठीक है ना। अब दिखेगा आपको, अब ये कलर दिख रहा होगा, हेरिडिटी और साथ में क्या बताओ, वेरिएशन, करेक्ट। तो जेनेटिक्स मैंने लिखा है, इसको देख रहे होंगे आप, जेनेटिक्स सही है हमारा, हाँ गुड, जेनेटिक्स दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, गुड। अनु बोल रही है बिल्कुल दिख रहा है, ब्लैक मैंने ले लिया, अब दिखेगा आपको। तो जेनेटिक्स में क्या हम जानते हैं बेटा, G इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, H प्लस वी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, H प्लस वी बोलते हैं, यानी हेरिडिटी अलोंग विथ वेरिएशन, है ना। तो हेरिडिटी भी है और साथ में क्या है बताओ, वेरिएशन, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ मैंने कलर चेंज कर दिया, ब्लैक कर दिया है, ठीक है, पंकज राज है, मैंने कलर चेंज कर दिया बेटा, व्हाइट से मैंने ब्लैक कर दिया, शायद ब्लैक आपको दिखेगा, ब्लैक में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जेनेटिक्स क्या डील करता है बताओ, जेनेटिक्स डील करता है किस चीज को बताओ, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देखो। और ये जो इनहेरिटेंस है ये कहां से आया, पेरेंट्स से आया ना, नहीं, द कैरेक्टर्स विच कम फ्रॉम पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स से आया है, किसमें बोलो, प्रोजेनी में। प्रोजेनी को बेटा हम लोग और क्या बोलते हैं, कमेंट में बताओगे हमें, प्रोजेनी को और हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बताना। प्रोजेनी को हम लोग, सॉरी ऑफस्प्रिंग को हम लोग और क्या बोलते हैं, प्रोजेनी बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेनी भी बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। कलर चेंज कर दीजिए सर, चंदन राज कलर तो मैंने चेंज कर दिया, अभी तो दिखना चाहिए कलर में, तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। ऑफ स्प्रिंग बोलो, प्रोजेनी बोलो, हाँ बिल्कुल सही है, प्रोजेनी को ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक क्या चीज को डील्स करता है, इनहेरिटेंस को, और साथ में किसको डील्स करता है बताओ, वेरिएशन को डील करता है बेटा, इसकी ध्यान में रखना बात, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, आंसू सिंह बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। वन शॉट है क्या, नहीं बेटा वन शॉट नहीं है, थोड़ा पार्ट वाइज चलेगा, वन शॉट थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, 1 घंटे का क्लासेस रहेगा, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अब तो सही है ना, मेरा दिख रहा है ना सारा चीज, चलो ठीक है। तो देखो जेनेटिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, सेट इन हेरिडिटी है, तो हेरिडिटी को देखो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, एज को कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसमिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। कहां से कैरेक्टर का ट्रांसमिशन है बताओ, फ्रॉम पेरेंट्स टू, क्या बताओगे, ऑफस्प्रिंग, और इसे द प्रोजेनी, ठीक है। तो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन है बेटा, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन है किसमें, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में या फिर प्रोजेनी में। देखो आपसे कोई पूछे कि कैरेक्टर में और ट्रेट में क्या डिफरेंस है, कोई बताएंगे हमें, कैरेक्टर में और ट्रेट में क्या डिफरेंस है, चलो बताओ हमें, कैरेक्टर में, ठीक है, कैरेक्टर में बेटा, और किस में बोल रहे हैं बताओ, ट्रेट में, कैरेक्टर में और किस में बोल रहे हैं बताओ, ट्रेट में बोल, ठीक। तो कैरेक्टर में और ट्रेट में क्या डिफरेंस है बेटा, ध्यान देना। जैसे हमने बोला शेप, बोला क्या बोला हमने, शेप, तो शेप जो है कैरेक्टर से, शेप में हमने सपोज बोल दिया राउंड, राउंड मैंने बोला, या फिर व्रिंकल्ड बोला, राउंड एंड व्रिंकल्ड। तो राउंड एंड व्रिंकल्ड हमारा क्या है, राउंड एंड व्रिंकल्ड क्या है बेटा बताओ, राउंड एंड व्रिंकल्ड हमारा ट्रेट है ना। राउंड ऐसे फिगर हो गया ना, इसको बोलते हैं हम लोग राउंड, और व्रिंकल्ड हमारा ऐसे शेप हो गया, व्रिंकल्ड कैरेक्टर शेप हो गया, और ट्रेट हमारा क्या हो गया, राउंड एंड व्रिंकल्ड। अच्छा आपसे कोई कहे साइज, साइज क्या है, कैरेक्टर है, और साइज में हमने ले लिया सपोज, क्या ले लिया, टॉल ले लिया और ड्वार्फ ले लिया, है ना। तो टॉल एंड ड्वार्फ हमारा क्या हो गया, ट्रेट हो गया, इतनी बात ध्यान रखो, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पंकज राज एकदम बिल्कुल सही दे रहे जवाब। अच्छा मैंने कहा कलर, मैंने क्या कहा, सपोज देखो यहाँ पे कलर, तो कलर क्या है, कैरेक्टर है, और कलर में यदि मैंने बोल दिया क्या, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, तो येलो एंड ग्रीन हमारा क्या हो गया बताओ, ट्रेट हो गया। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, समझ में आ रहा है, यस गुड। तो हेरिडिटी समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी,
इज नोन एज व्हाट, हेरिडिटी। ठीक ठीक ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? चल, अब यदि आपसे कोई पूछे कि वेरिएशन क्या है, देखो लगे हाथ यहां से देख लो, हम लोग वेरिएशन भी देख लो। वेरिएशन किसे बोलते हैं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेरिएशन किसको बोलते हैं? बिल्कुल दम बिल्कुल सही जवाब देते जा रहे हैं। वेरिएशन किसको बोल देंगे बेटा? डिग्री ऑफ चेंजेस, हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, यानी हम क्या बोल रहे हैं? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, डिग्री ऑफ व्हाट? डिफरेंसेस लिख लोगे, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। यानी आप देखो जरा, जो भी प्रोजेनी है पेरेंट्स के, क्या एग्जैक्ट कॉपी है? नहीं ना, हम लोग क्या है? अपने पेरेंट्स के डिफर है, वी आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स। देयर आर सम डिफरेंसेस इन देयर शेप, इन देयर साइज, इन देयर कलर, है कि नहीं? शेप में, साइज में, कलर में, ये सारी चीजों में क्या बेटा? डिफरेंसेस है। तो ये जो डिफरेंसेस है, यानी अमाउंट ऑफ क्या है? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, कहां से? फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम क्या बोलेंगे बताओ? पेरेंट्स टू क्या बोलेंगे बताओ? प्रोजेनी बोलेंगे बेटा, या ऑफस्प्रिंग बोलेंगे? सही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएशन, यानी चेंजेस। सही है, यहां तक कोई डाउट? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? दिख रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? सभी लोग को दिख रहा है ना? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं? तो जेनेटिक्स तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि जेनेटिक्स है क्या। जेनेटिक्स क्या करता है? डील्स करता है किस चीजों को? दो चीजों को। एक डील्स कर रहा है हमारा इनहेरिटेंस को, और दूसरा हमारा डील्स करता है किसको? वेरिएशन को। ठीक, और इनहेरिटेंस तो पता ही है बेटा, इनहेरिटेंस का मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो पेरेंट्स से किस में जाते हैं? प्रोजेनी में जाते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई। इस स्लाइड के अंदर कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कहीं पे कोई डाउट नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात? चल, हमने हटा दिया है। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ताकि आप चीजों को फिर से, इसको आप बाद में भी चाहो तो लिख सकते हो, है ना? तो कैरेक्टर में और ट्रेट में डिफरेंस याद रखना बेटा, दोनों एक नहीं है, दोनों में अलग है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट टू बी नोट। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, यहां से आगे बढ़े, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेंडल एंड हिज कंट्रीब्यूशन, मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है जेनेटिक्स में, है ना? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि मेंडल का क्या योगदान है। बेटा देखो, मेंडल को क्या कहा गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स। रिचर्ड जॉन मेंडल क्या थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स थे बेटा। ठीक, जेनेटिक्स क्या है? deals with the inheritance and variation of character from parents to offspring। ये ऊपर वाली लाइन मैंने क्लियर कर दिया। कोई फादर पूछे जेनेटिक्स के तो क्या बताओगे? बोलो, वो क्या है? रिजॉर्ड जॉन मेंडल है। बर्थ बताओ कब हुआ है इनका? याद रखिएगा, ऐसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखेंगे, 22 जुलाई 1822। कितने साल तक ये वर्क किए बेटा? पाइसम सटाइवम पे वर्क किए। कितने साल तक वर्क किए? 6 साल तक कंटिन्यूअस वर्क किए पाइसम सटाइवम के ऊपर। और आपको पता है रिजॉर्ड जॉन मेंडल जो थे ना, लवर थे बेटा गार्डनिंग का, है ना? इज अ फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। उनको मतलब कि गार्डनिंग करने की बहुत चाहत थी बेटा, है ना? बहुत वो क्या करते थे ना, गार्डनिंग करने का उनका समझो क्या था ना, कि शौक था, है ना? और जब वो गार्डनिंग करते थे बेटा, तो गार्डनिंग में जो डिफरेंसेस जो प्लांट्स के अंदर वो ऑब्जर्व करते थे, उसको बहुत बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व करते थे। और उन्होंने पाइसम सैटिवम को इसलिए लिया ताकि पाइसम सैटिवम क्या कर सकता है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, नंबर एक। और सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है, मालूम होगा। और साथ साथ पाइसम सेटाइवम का शॉर्ट लाइफ स्पैन है ना? देखो क्वेश्चन कभी आपसे बोर्ड में ये जनरली पूछेगा कि व्हाई मेंडल चूज, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाई मेंडल चूज ओनली पी प्लांट, ओनली पी प्लांट। मेंडल ने केवल पी प्लांट ही क्यों चूज किया बेटा? ये ध्यान में देने वाली बात है ना। वाई, क्यों मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया?
नहीं, ये तो अच्छा क्वेश्चन है ना, क्यों आखिर चूज किया, इसके पीछे क्या रीजन है? अच्छा, 7 इयर्स भी लिख रहे हैं कुछ लोग। हाँ, 6 years to 7 years है, बिल्कुल सही है। वाई मेंडल चूज ओनली पी प्लांट, पाइसम सटाइवम, दैट इज पाइसम सटाइवम। चलिए रीजन बताइए, रीजन जिनको मालूम होगा वो बताएंगे हमें। ठीक है, कारण इसके पीछे क्या था, रीजन क्या था, रीजन क्या था, रीजन दो था। रीजन क्या था, दो रीजन। एक रीजन क्या था, ध्यान से बताओ, चलो जल्दी से बताओ, रीजन नंबर वन क्या है? रीजन नंबर वन क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ बिल्कुल, आंसू सही जवाब देने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, मेरे लिखने से पहले आप लोग लिख दिए, गुड। शॉर्ट लाइफ स्पैन है बेटा, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, एकदम सही, नहीं, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कर सकता है बताओ, सेल्फ भी कर सकता है और साथ में क्या करेगा बताओ, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। करेक्ट। तो दो मेन रीजन थे, ऐसे और भी रीजन थे, लेकिन जो मेन रीजन था वो क्या था, शॉर्ट लाइफ स्पैन का होना। फटाफट मतलब कि ऑब्जर्व कर लेंगे, नहीं, उसके ग्रोथ को लेकर, उसके अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को लेकर, है ना, उसके पोजीशन को लेकर, है ना, तो बहुत आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, और सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, ये तो बात आप जानते ही। क्लियर है, इजी क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, गुड। तो मेंडल ने क्यों चूज किया पी प्लांट को, ये तो बातें आपको क्लियर हो गई है ना, यहाँ पे कोई डाउट नहीं किसी को। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखो क्या है, डेथ ईयर बताओ, मेंडल की डेथ कब हुई, 1884 में बेटा। टिल ही डेथ ही वर्क, हिज वर्क आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यानी इनके डेथ तक बेटा जो रिजॉर्ज और मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन सारी चीजों को बेटा अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इनके ड्रॉबैक्स भी कुछ आए, बहुत सारे ड्रॉबैक्स आए सामने में, ड्रॉबैक्स को लेकर हम लोग बात करेंगे। नहीं, इन सारी चीजों को 16 years आफ्टर हिज डेथ रीडिस्कवर मेंडल एक्सपेरिमेंट, यानी 16 साल बाद, उनके मृत्यु के 16 साल बाद वापस फिर से मेंडल के द्वारा दिए गए एक्सपेरिमेंट को वापस रीडिस्कवर्ड किया गया, यानी दोबारा से फिर से उस पर क्या की गई, खोज की गई। यानी मेंडल ने जो कंसेप्ट दिया, उसी कंसेप्ट के ऊपर 16 इयर्स के बाद वापस फिर से रीडिस्कवर्ड किया गया बेटा। वो साइंटिस्ट कौन थे, क्या बता सकते हो? चलो मैं अपने आप को हाइड करता हूँ स्क्रीन से, अब बताना जरा सामने कौन थे साइंटिस्ट, नाम लिखेंगे साइंटिस्ट का। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तीन साइंटिस्ट थे बेटा, याद रखना, ह्यूगो डी वेरिस, कॉरेंस एंड टेस्मार्क। एक साइंटिस्ट कौन थे बताओ, ह्यूगो डी वेरिस नंबर वन। दूसरा हमारे साइंटिस्ट कौन थे बताओ, कोरेंस थे। और तीसरे हमारे साइंटिस्ट कौन थे बेटा, टेस्मार्क थे। कौन थे, टेस्मार्क। क्या ये याद रह पाएगा? नहीं याद रहेगा तो लिख लो इसे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो याद रखना कि 16 इयर्स बाद, नहीं, उनके डेथ के 16 साल बाद मेंटल के जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसको तीन साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया बोलो, खोज किया। वो कौन क्या था, साइंटिस्ट का नाम ह्यूगो डी वेरिस, कॉरेंस एंड टेस्मार्क। ये बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए बेटा। बोलो क्लियर है, क्लियर है, जल्दी से बताएंगे मैं, आगे बढ़े। चलिए, ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अपने आप को शो कर ले, आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर हम आ जाते हैं बेटा। बहुत मैंने हाइड किया था अपने आप को इसलिए, ताकि आपको दिख सके कि मैंने क्या लिखा है ना। नेक्स्ट बात आती है बेटा, रीजन फॉर, नहीं, नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल्स वर्क, है ना। क्या रीजंस था जिसको मतलब कि मेंडल्स के वर्क को मतलब कि रिकॉग्नाइजेशन नहीं किया गया, इसके पीछे क्या कोई रीजन था? हाँ था, क्योंकि मेंडल ने जो भी वर्क करके दिया बेटा, उस पर जो भी काम इन्होंने करके दिया उसको पब्लिश नहीं हो सका, क्योंकि उस वक्त ऐसा प्रिंट मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सके, है ना। तो वर्क वाज नॉट पब्लिश प्रॉपर्ली, जैसे तैसे मतलब चीजें रह गई, बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं जा सका, है ना, क्योंकि मास कम्युनिकेशन की अभाव थी, है ना।
प्रिंट मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था कि आज के डेट में देखो थोड़ा सा भी कहीं भी कुछ भी घटनाएं होती है उसको लोग फटाक से समझ लेते हैं, फटाक से उनके पास चले जाती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। आरू कुमारी बिल्कुल सही जवाब दे रही है। यस सही, तीनों साइंटिस्ट का नाम बिल्कुल सही लिखिए, बिल्कुल सही। पहला रीजन। दूसरा क्या रीजन था कि बायोलॉजिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट हिज वर्क। मतलब ये भी देखो ना कैसा लॉजिक है, बिकॉज मेंडल वाज मैथमेटिशियन। क्योंकि जिन्होंने जनरली रिजॉर्ट जॉन मेंडल ने जो कंसेप्ट दे रखा था वो ज्यादा स्टैटिक्स का इस्तेमाल किए थे, है ना? तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट उनके दिए गए इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किए। नहीं, अब ये रीजन कुछ हमें लॉजिक नहीं लगता है क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे, नहीं ऐसा कुछ लॉजिक हमें नहीं लग रहा है। तीसरा क्या था क्या, लेकिन आप याद रखना इसको, सीक्वेंस में आप इसको याद रख सकते हो। ही डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट फैक्टर्स, डिस्क्रीट यूनिट। देखो डिस्क्रीट यूनिट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट यूनिट का मतलब होता है बेटा जिसको हम अलग कर दें। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? जिसे हम अलग कर दें, सेपरेट कर दें, वो क्या कहलाता है? डिस्क्रीट यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्क्रीट यूनिट कहलाता है। करेक्ट? समझ में आ गई? तो ही डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट फैक्टर, क्योंकि मेंडल ने जब किया था तो फैक्टर ही दिया था, जीन तो बहुत बाद में आई ना, है ना? तो ही डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द फैक्टर्स, फैक्टर को इन्होंने एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया। ये देखो ये सब रीजंस हो सकते हैं क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया गया मेंडल्स के वर्क। रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, हम वो भी रीजन जानेंगे बेटा, आखिर मेंडल के सक्सेस करने के पीछे रीजन क्या था, क्या ऐसे रीजंस आए जो कि मेंडल का ही कंसेप्ट आगे चला। हम लोग आगे पढ़ेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है बेटा उसको हम लोग पढ़ेंगे जो कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे रखा गया है। तो मेंडल्स की हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन रीजंस क्या था मेंडल को सक्सेस करने का बेटा, ये देखो सबसे पहली बात कि उन्होंने, मेंडल ने जो चूज किया वो कैसा किया था? सिलेक्शन किया था कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दो अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स था। एक शेप था तो साइज, फिर कलर, है ना? फिर इसके बाद पोजीशन, पॉड का शेप, पॉड का मतलब कि साइज, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। हम लोग बात करेंगे मेंडल ने कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था। हम लोग करेंगे बात, अभी जस्ट करेंगे, ठीक है? तो हाइड कर लेते हैं अपने आप को ताकि आपको नीचे वाला चीज दिख सके। तो पहला रीजंस क्या हो गया? सिलेक्शन ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे तो चीजों को लिखते चलिएगा, है ना? प्रॉपर आपका नोट्स बनता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? दूसरी बात क्या था कि लार्ज सैंपल साइज, यानी जो इन्होंने लिया मतलब कि लार्ज लिया था, सैंपल साइज लिया था। तीसरा क्या था कि डेटा एनालिसिस इज वेरी नाइस। इनके द्वारा लिए गए जो डाटा था वो डाटा कैसा था? एनालिसिस था, सही तरीके से इन्होंने एनालिसिस करके क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। करेक्ट? करेक्ट, याद रहेगी ये बातें। डेटा एनालिसिस कैसा था? बढ़िया था, बेहतर था। नो यूज ऑफ लिंकेज, मेंडल ने लिंकेज का इस्तेमाल नहीं किया था। लिंकेज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, जहां पे जीन हमारा लिंक्ड करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। तो नो यूज ऑफ लिंकेज। ठीक 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 ठीक, यहां तक समझ में आ गई बात? चलिए हम अपने आप को शो करते हैं, स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। यहां तक में कहीं कोई डाउट तो बताओ हमें, नहीं ना? यहां तक में कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, कहीं भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कमेंट में। चलिए जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम लोग रीजन फॉर सिलेक्टिंग पाइसम सैटिवम करेंगे। कमेंट में देख लें। अनवर है, आरू है, चंदन राज है, पंकज राज है। यस, किन्हीं को कोई डाउट? जो लोग बने हुए हैं अभी तक, चलिए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, कहीं पे कोई डाउट नहीं। चलिए चलिए, गुड गुड, आ गए सभी लोग? यहां तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा होगा? गुड, आगे बढ़े हम लोग, टॉपिक में आगे बढ़े। चल देखिए क्या है रीजन फॉर सिलेक्टिंग पाइसम सैटिवम। क्या रीजन था, क्या कारण था कि मेंडल ने पाइसम सैटिवम को ही चूज किया? इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको पहले भी दिया, आप यहाँ पे भी देख लो। पहला क्या था कि लाइफ साइकिल इज वेरी स्मॉल, फटाफट, क्योंकि शॉर्ट लाइफ स्पैन था ना, तो फटाफट क्या होता था, 3 से 4 वीकेंड के अंदर ही उसके क्या होते थे, पूरा का पूरा अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता था। ठीक है, तो एक तो सबसे पहला रीजन ये हो गया बेटा, पहला रीजन।
दूसरा रीजन क्या है, इट्स सो सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जो कि मैंने आपको बताया अभी, है ना। ये सेल्फ भी कर सकता है, साथ साथ में क्या, क्रॉस भी कर सकता है, दोनों ही तरह का फर्टिलाइजेशन कर सकता है बेटा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, दो रीजन। आगे आपसे देखो क्या है, इट्स सो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दो अलग अलग था ना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था, तो फ्लावर का कलर था, फ्लावर का पोजीशन था, पॉड का शेप था, पॉड का कलर था, सीड का शेप था, सीड का कलर था कि नहीं। ये सात हमारे क्या थे बेटा, अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। करेक्ट, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। फिर बात आ जाती है क्या, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखो देखो मैंने यहाँ पे एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात भी यहाँ पे हमने रखा है ना। क्या है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कोई यदि आपसे पूछ दे व्हाट इज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो क्या बताओगे। तो देखो मैंने यहाँ पे तीन चीजों को हाइड करता हूं मैं अपने आप को, देखना ध्यान से। एक तरफ हमारा क्या है, कैरेक्टर्स है, डोमिनेंट है और रेसेसिव है। इन तीनों चीजों के बारे में समझना बेहतर से। पहली बात, कैरेक्टर में क्या मैंने लिखा, देखो कैरेक्टर में सबसे पहला मैंने हाइट बताया, और हाइट में जरा सा चेक करो कि हाइट में हमने इस प्लांट को क्या मैंने लिया, बोलो टॉल दिखाया। ये प्लांट कैसा है, सपोज मान लो ये प्लांट ए है, ये कैसा प्लांट है, टॉल प्लांट है ना। ये देखो प्लांट मैंने कैसे लिया, ड्वार्फ लिया, यानी शॉर्ट प्लांट लिया। तो आप क्या देख पा रहे हो कि कैरेक्टर हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया, और ट्रेट क्या हो गया, टॉल हो गया और ड्वार्फ हो गया। तो एक डोमिनेंट है और दूसरा हमारा क्या है बताओ, रेसेसिव है। डोमिनेंट किसको बोलते हैं, रूलिंग कैरेक्टर को। बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस डोमिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रूलिंग कैरेक्टर। रूलिंग कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है, करेक्ट। और रेसेसिव हमारा क्या है बताओ, सप्रेस्ड कैरेक्टर है। क्या है, सप्रेस्ड कैरेक्टर है। इतनी बात समझ में आई तो बताओ, सही है ना। थोड़ा सा याद रखना, जो कैरेक्टर सप्रेस हो जाएगा वो क्या है, रेसेसिव। जो कैरेक्टर्स मतलब कि रूल कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट कहलाएगा, है ना। तो हाइट आप देख लिए नंबर एक। दूसरा जरा सा देखो, मैं अपने आप को हाइड किया हूं बेटा इसलिए ताकि आपको दिख सके। फ्लावर का देखो पोजीशन, चेक करो, ये मैंने क्या बनाया, फ्लावर का पोजीशन दिखा रहे, देख रहे हो, एनामेटिकली अच्छा लग रहा है, दिख रहा है। पोजीशन देखो फ्लावर का, ये एक्सिल है। एक्सिल वाले रीजन को कैसे समझना, देखो जरा सा, एक्सिल वाले रीजन को मैं अपने आप को शो कर रहा हूं, देखना थोड़ा। ये वाला स्टेम है और ये वाला हमारा मान लो ये नोड है, दिस वन इज नोड, ये नोड। और ये वाला रीजन क्या है बेटा, एक्सिल रीजन है। तो देखो तो इस एक्सिल वाले रीजन पे फ्लावर है ना, देखो इस एक्सिल वाले रीजन पे फ्लावर है कि नहीं, है ना, समझ पा रहे हो। तो चलो ध्यान देना, तो एक्सिलरी हो गया रीजन सी हमारा। डोमिनेंट में, रेसेसिव में देखो टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब क्या हो गया, टॉप। देखो तो ये फ्लावर कौन किस एंड पे है, तो देखो ये स्टेम है, यदि इस टॉप पे यदि हमारा फ्लावर होगा तो क्या कहलाएगा, टर्मिनल कहलाएगा। या हम लोग इसको एपिकल भी बोलते हैं, टर्मिनल बोलो, या फिर इसे हम एपिकल फ्लावर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। सिंपल है या नहीं, समझ में आ रहा है तो बताओ, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, फ्लावर का कलर देखो। ये फ्लावर का कलर देखो तो कैसा है, पर्पल है, और ये फ्लावर देखो कलर कैसा है, व्हाइट है ना। तो तीन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को दिखा, पर्पल क्या हो गया, डोमिनेंट, व्हाइट क्या हो गया बताओ, रेसेसिव हो गया। याद रखोगे, ये सारा चीज याद रखोगे। देखो मैं यहाँ पे एनिमेटेड चीजों को मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप भूल ना सको, है ना, कि कहाँ पे कैसा है चीज, किस तरह का है। ठीक, फिर आ जाओ, आ जाते हैं हम लोग स्क्रीन के ऊपर, हम आपके सामने हैं, ठीक है ना, हाइड करके रखे थे ताकि आपको दिखे क्या है यहाँ पे। पॉड का शेप लिया बेटा, पॉड का शेप में कैसा था, इनफ्लैटेड, आप देख पा रहे हो कैसा है ये पॉड का शेप, इनफ्लैटेड है, डोमिनेंट हो गया इनफ्लैटेड। कंस्ट्रिक्टेड क्या है, रिसेसिव है। ये वाला पॉइंट याद रखना, ये ऊपर में मैंने क्या लिखा है, ये वाला ध्यान दोगे, ये हमारा क्या है, दिस वन इज व्हाट, डोमिनेंट। इधर हम लोग क्या चलेंगे, चौथा भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में है, डोमिनेंट है। और ये क्या है बेटा बोलो, रेसेसिव है। ये क्या है, रेसेसिव। समझ में आ रही बात, बिल्कुल दिख रहा है रमेश सिंह, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमें तो दिख रहा है।
अच्छा वो पर्पल वाला नहीं दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पॉड का पोजीशन वाला आपको दिखा, अच्छा कोई बात नहीं, रुक जाओ हम थोड़ा सा बैक करते हैं चीजें, रुक जाओ, दिखेगा, पर्पल वाला नहीं दिख रहा है, अच्छा पर्पल वाला थोड़ा हाइड कर गया नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, रुक जाओ, अ, रुक जाओ हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बैक चलते हैं, आपको दिख जाएगा। देखो फ्लावर का कलर मैंने लिया है, आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर मैंने लिया, ठीक है ना, ये तीसरा नंबर पे था, थर्ड नंबर पे था, ठीक है, फ्लावर का कलर, ठीक है, फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर, तो फ्लावर का कलर में डोमिनेंट में बेटा क्या याद हम लोग को रखना है, डोमिनेंट का क्या बेटा याद रखना है, डोमिनेंट का बेटा याद रखना है पर्पल रखना है, याद क्या रखना है, पर्पल कलर, ठीक है ना, और रेसेसिव में क्या याद रखोगे बेटा, रेसेसिव में क्या याद रखोगे, रेसेसिव में व्हाइट याद रखना, क्या, व्हाइट, ठीक, ये चीज याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, डोमिनेंट रखना और क्या याद रखना बेटा, व्हाइट याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डोमिनेंट रखना और क्या बेटा याद रखना, बोलो, रेसेसिव याद रखना बेटा, ठीक है, तो फ्लावर के कलर में क्या हो जाएगा, फ्लावर के कलर में क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, यस, फ्लावर के कलर में हो जाएगा बेटा हमारा क्या, एक हो जाएगा डोमिनेंट और दूसरा क्या हो जाएगा रेसेसिव, एक पर्पल और दूसरा क्या, व्हाइट, इतनी बात याद रहेगी, बताओ जल्दी से, कहीं पे कोई डाउट, समझ में आया तो बोलो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, चलो कट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दोगे, लाइक में थोड़ी कुछ जाता है कि नहीं, और फ्रेंड को लास्ट में शेयर कर देना, अभी नहीं अभी पढ़ो आप लोग, लास्ट में जाते जाते शेयर कर दोगे, ठीक है, चलिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया था, जो हाइड कर गया था मैंने उसको लिख दिया है, ठीक, ठीक ठीक ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात, चलिए, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग, चलिए हम लोग यहाँ से कमेंट देखते चलेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉड का शेप देखो, नेक्स्ट हम लोग फोर्थ में थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में, पॉड का शेप, तो पॉड का शेप में डोमिनेंट हमारा यहाँ पे क्या है, याद रखना, ये डोमिनेंट है, दिस वन इज व्हाट, डोमिनेंट, और ये क्या हो गया, रिसेसिव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चल रेसेसिव में कैसा हो गया, कंस्ट्रिक्टेड, देख रहे हो कैसा है, घुमा घुमा हुआ जैसा है ना, कंस्ट्रिक्टेड है, कैसा कैसा है, कंस्ट्रिक्टेड, कहीं पे कोई डाउट नहीं, समझ में आया, चल गुड, यहां से हम देख रहे हैं आप लोग को कंस्ट्रिक्टेड, आगे देखते हैं, पॉड का कलर देखो, ये सब इधर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, पॉड का कलर में कैसा हमको दिखा, बोलो ग्रीन, ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है, और येलो हमारा क्या हो गया, रेसेसिव हो गया, सही, फिर देखो सिक्स नंबर, सेकेंड लास्ट, राउंड कैसा हो गया, डोमिनेंट, और व्रिंकल्ड कैसा है, रेसेसिव, अब आप देख पा रहे हो ना कि कौन सा हमारा डोमिनेंट कौन सा रेसेसिव, तो कैरेक्टर ये देख रहे हो, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सीड का शेप, ये सारा क्या है, कैरेक्टर्स है, देख पा रहे हो, ये सारा इधर क्या है, ट्रेट है, तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा होगा, सही, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीड का कलर देखो, सीड का कलर में क्या देख रहे हैं, येलो, और क्या देख रहे हैं, रेसेसिव में ग्रीन, हाइड कर ले अपने आप को, चलो अब दिखेगा आपको, सही है, कहीं पे कोई डाउट, कहीं से कोई दिक्कत पूछो, नहीं ना, आगे देखो, सीड डू नॉट शो डॉर्मेंसी, क्या है ना बेटा कि सीड कभी भी डॉर्मेंसी वाले स्टेज में नहीं रहता है, यानी वो मतलब कि इन एक्टिव स्टेज में है ना, एक्टिव तब होगा जब वो क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग द डॉर्मेंट स्टेज, ठीक, इनएक्टिव स्टेज में,
नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस पर जनरेशन प्लांट इज मोर, यानी ये हमारा डिपेंड होगा कि कितना नंबर ऑफ सीड्स हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा पर जनरेशन, है ना, यानी पर प्लांट। तो नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है हमारा, वो डिपेंड करता है नहीं किस पे, पर जनरेशन या प्लांट पे। अब आते हैं नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना, कुछ टर्म्स के हम लोग बात करेंगे बेटा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग जब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है बेटा जिसको हमको जानना चाहिए। टर्म्स क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि जब तक टर्म्स को क्लियर नहीं करोगे आगे चीजें क्या होंगी, दिक्कत होगी, है ना। तो हम लोग एक एक चीज को टर्म्स को कर लेंगे। तो टर्म्स को करने से पहले हम लोग देख लें आपका कहीं से कोई डाउट है। आरू है, उज्जवल है, गुड, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है बात, क्लियर। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी होना चाहिए, है ना। समझ में आए बात तो बिल्कुल आप इन चीजों को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो, पहला टर्म्स जीन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जीन को ध्यान से समझना। जीन किसको बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बड़ा सिंपल है। और जीन लोकेटेड कहाँ होता है, क्रोमोसोम पर। देखो ये सपोज मैंने बनाया, ये क्रोमोसोम से, ये क्रोमोसोम से सपोज मान लो, तो मैंने यहाँ पे डिनोट किया कैपिटल टी, यहाँ पे डिनोट किया स्मॉल टी, बोलो है ना, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, या फिर यहाँ पे रख दिए कैपिटल बी। तो हमने क्रोमोसोम्स पे क्या लोकेट किया है, जीन लोकेट किया है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि जीन क्या है, तो फंक्शनल यूनिट है किसका, इनहेरिटेंस का। ये टर्म किसने दिया, तो कभी कभी साइंटिस्ट पूछता है, लेकिन अब जनरली नीट में साइंटिस्ट नहीं पूछते हैं बेटा जनरली। लेकिन आपको याद रखनी चाहिए कि जो जीन जो टर्म है ना, वो दिया गया किसके द्वारा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, जोहानसन। क्या नाम था, जोहानसन। तो जोहानसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया टर्म, बोलो, जीन, ठीक। और जीन कोई पूछे क्या है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन कहाँ लोकेटेड होता है, तो जीन हमारा लोकेटेड होता है कहाँ, बोलो, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे, होमोलोगस पेयर ऑफ, क्या बताओ, क्रोमोसोम, सही है। तो जीन लोकेटेड वेयर, ऑन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां तक कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चल आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि सर मेंडल ने क्या जीन वर्ड यूज किया था, नहीं, मेंडल ने जीन वर्ड यूज नहीं किया था। मेंडल ने फैक्टर टर्म को यूज किया था, क्योंकि उस वक्त जीन का डिस्कवर नहीं हुआ था बेटा। इसलिए मेंडल ने कौन सा वर्ड यूज किया, कौन सा टर्म यूज किया, बोलो, फैक्टर यूज किया था। क्या यूज किया था, फैक्टर। ये बातें ध्यान में रखना, सही है, सही है, सही है, कहीं पे कोई डाउट नहीं। अब आगे एक एक पॉइंट को बहुत बेहतर समझेंगे। अब बात आती है बेटा एलील, आप ऐसे समझना। देखो एलील क्या है, हम यहां से बताते हैं, ध्यान दो। ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मैंने बनाया, सपोज ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मैंने बनाया, यहाँ पे हमने रख दिया, यहाँ पे हमने रख दिया कौन सा जीन, देखो यहाँ पे मैंने रखा कैपिटल टी, ठीक। और यहाँ पे हमने रखा क्या, स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए, सपोज कैपिटल बी कैपिटल बी, सपोज मैंने रखा, यहाँ पे ध्यान देना। तो हम क्या करें एलील को, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, देखना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन लोकेटेड ऑन अ सेम लोकाई। लोकाई वर्ड प्लूरल है, लोकस सिंगुलर होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो होता है बेटा, जो लोकेटेड होता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे, उसे हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलील। इतनी सी बात समझ में आई तो बताओ, क्लियर है, सभी को क्लियर है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, देखो यहां पर भी लिखा हुआ है क्या, पेयर ऑफ जीन कॉल्ड एलील, वो भी कैसा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। कहां पे लोकेटेड है, नहीं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे लोकेटेड। कहीं पे कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है। हाइड कर ले अपने आप को, क्या नहीं दिख रहा होगा शायद, चलो हाइड कर लिए, हाइड कर लिए ताकि नीचे में जो भी चीज लिखा हुआ मिले आपको दिखे। जैसे देखो एग्जांपल में कैपिटल टी स्मॉल टी,
तो डोमिनेंट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, टी इंडिकेट्स विद द कैपिटल लेटर, रिसेसिव हमारा क्या हो गया, स्मॉल टी इंडिकेट्स विद द स्मॉल लेटर। तो याद रखिएगा, डोमिनेंट हम लोग शो करते हैं किस पे, किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव हम लोग शो करते हैं किससे, स्मॉल लेटर से। नहीं, होमोजाइगस किसको बोलते हैं, द टू जीन आर ऑफ सेम टाइप्स। मान लो कि दो जीन हमारा हो, क्या हो, दो जीन, जैसे सपोज मैंने मान लो कैपिटल टी लिया, ठीक, तो दोनों एक जैसा हमारा जीन है ना, बोलो, सिमिलर जीन है, सिमिलर डोमिनेंट जीन है, देख पा रहे हो, सिमिलर क्या है, डोमिनेंट, सिमिलर डोमिनेंट जीन है, बोलो है ना, तो ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। ठीक, ठीक ठीक ठीक, समझ में आया, देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, नहीं तीसरा नंबर, तीसरा नंबर थर्ड नंबर का यहाँ पे ध्यान देना। और चौथा हम क्या बोल रहे हैं बताओ, नहीं, होमोजाइगस, होमोजाइगस क्या बोलोगे, होमोजाइगस डोमिनेंट बोलोगे बेटा, ठीक है, ठीक है, चौथा नंबर नहीं, इसको समझना। फिर हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोलोगस, क्या बोल रहे हैं बोलो, अच्छा रुक जाओ, हेट्रोलोगस तो बाद में, पहले इसको समझो, इसको समझो, होमोजाइगस डोमिनेंट तो समझ में आ गया, होमोजाइगस रिसेसिव भी तो देख लो, क्या, होमोजाइगस रेसेसिव, क्या, रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव किसको बोलेंगे, देखो ये लिख दिया स्मॉल लेटर में, देखो होमोजाइगस का मतलब ही क्या होता है, सिमिलर पेयर ऑफ जीन। यदि आपको से कोई पूछे होमोजाइग, ये क्या है, होमोजाइगस है, ये क्या है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर पेयर ऑफ जीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिमिलर पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड होमोजाइगस। बोलो क्लियर है, हाँ लास्ट वाला लाइन नहीं दिख रहा है बेटा, तो हम आपको लिख बता दे रहे हैं, ठीक ना, हाँ नहीं दिख रहा है तो उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, होमोजाइगस, ठीक है, सिमिलर पेयर ऑफ जीन हो गया। तो होमोजाइगस हमारा डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव, ये होमोजाइगस रेसेसिव है, बोलो है ना, और ये हमारा होमोजाइगस क्या है बताओ, दिस वन इज होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्योंकि मैंने बोला था कि डोमिनेंट हमारा कैपिटल में शो करते हैं और रेसेसिव को स्मॉल लेटर से शो करते हैं। ठीक, ठीक समझ में आ गए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बात करते हैं, ठीक है, अब आती है बात नेक्स्ट, क्या, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर, होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी, करेक्ट। चल, हेट्रोजाइगस में देखो तो क्या है, यहाँ पे चेक करो, हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, डिफर, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफर ना, ठीक है, तो टू जीन्स आर व्हाट, डिफरेंट, एक देखो हमारा कैपिटल है टी है, एक स्मॉल टी है, कैपिटल टी क्या शो कर रहा है बताओ, डोमिनेंट शो कर रहा है, सही है, और स्मॉल लेटर क्या शो करता है बताओ, रिसेसिव शो करता है, क्या शो करता है, रिसेसिव, सही है, क्लियर। तो हेट्रोजाइगस नेचर का हुआ कि नहीं हुआ, हेट्रोजाइगस नेचर का हुआ है ना, क्योंकि तो अलग अलग हमारा जीन है। अब आती है बात फेनोटाइप एंड जीनोटाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब टर्म्स है, टर्म्स दिमाग में नहीं रहेगा, आगे की चीजें कंसेप्ट आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना, तो इन सारे टर्म्स को बेटा समझो क्या है। फेनोटाइप किसको बोलते हैं, फेनोटाइप किसको बोलते हैं, फिजिकल अपीयरेंस, सपोज ऐसे समझो कि ये इसके, सपोज मान लो क्या है, ये फादर है, ये कौन है इसके, बोलो, फादर, ठीक, और ये इसकी क्या हो गई बोलो, मदर हो गई, ये इसकी क्या हो गई बताओ, मदर हो गई, ठीक है, ये फादर है और ये क्या हो गया, मदर, हम इन दोनों का एक क्या हुआ, ये बच्चा, सपोज मान लो ये क्या है इसका, ये चाइल्ड, ठीक, ये चाइल्ड है, तो ये जो चाइल्ड है, ये जो बच्चा है, तो अपने पापा के जैसा दिख रहा है, ये सपोज मान लो कैसा दिख रहा है,
पापा के जैसा। ऐसे में बनाने से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बस इसको ऐसे समझ के रखो कि पापा के जैसा दिख रहा है। ठीक, तो पापा के जैसा दिख रहा है, इसका अपीयरेंस कैसा है फिजिकली हम लोग देख के बोले ना कि देखो पापा की मतलब की हाइट है, साथ में कलर जो है, शेप जो है, नहीं कलर ऑफ हेयर, शेप ऑफ हेयर, नोज का, चीन का, लिप्स का, ईयर लोब का, किसी किसी का फ्री होता है, किसी का अटैच होता है ना, फ्री लोब अटैच लोब। तो किसके जैसा मिल रहा है? तो यदि फादर के जैसा मिल रहा है, ये किसके जैसा मिल रहा है बोलो? फादर के जैसा मिल रहा है। ठीक, तो फादर के जैसा मिल रहा है, तो फादर क्या हो गए? डोमिनेंट हो गए। मदर इसके लिए क्या हो गई? फादर क्या हो गए? इस बच्चे के लिए डोमिनेंट हो गए। अब मदर इसके लिए क्या हो गई? एम लिख रहे हैं, एम, एम फॉर मदर। मदर क्या हो गई इसके लिए बोलो? रेसेसिव हो गई, क्योंकि मदर का क्या है? सप्रेस्ड कैरेक्टर है। मदर का कैसा कैरेक्टर? एम फॉर मदर है। समझना, एम से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? मदर। तो मदर की कैरेक्टर क्या है बताओ? सप्रेस है। क्या है? सप्रेस है। और ये फादर इसमें क्या दिख रहे हैं? फादर का कैरेक्टर इसमें दिख रहा है बच्चों में, तो ये डोमिनेंट है, यानी ये रूलिंग कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है बोलो? रूलिंग कैरेक्टर है। हाँ बिल्कुल, फनी डायग्राम तो है, बिल्कुल फनी डायग्राम है, हाँ बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो फिजिकली अपीयरेंस जो दिखे किसके अंदर बोलो? प्रोजेनी के अंदर। फनी तो है थोड़ा, यस। ठीक है, जो सनी होंगे वो फनी होंगे। ठीक है, तो प्रोजेनी में कैसा दिख रहा है हमको बताओ? मतलब कि जो फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है ना, कहाँ से फिजिकल अपीयरेंस आ रहे हैं? पेरेंट्स से ही ना आ रहे हैं। यस, तो जिसका आएगा वो क्या होगा? डोमिनेंट। जिसका नहीं आएगा वो क्या होगा? उसका बोलो सप्रेस कैरेक्टर होगा, रेसेसिव होगा। सही, सही, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात? जीनोटाइप किसको बोलते हैं? जेनेटिक मेकअप। समझना इसको, हम अपने आप को हाइड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा फिजिकल अपीयरेंस में। यदि हमको दिखेगा, कैसा दिखेगा? टॉल का। देखो यहाँ पे टॉल का, टॉल का यहाँ पे कंडीशन देखो, ये कैसा है? हेट्रोजाइगस है। बोलो है ना? हेट्रोजाइगस है या नहीं, सो बताओ। और ये कैसा है बताओ? होमोजाइगस है। ये कैसा है बताओ? होमोजाइगस है। बोलो सही है या नहीं? तो हेट्रोजाइगस में बेटा देखो, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, दो अलग अलग जीन है, लेकिन इसमें एक जीन हमारा क्या है बोलो? डोमिनेंट है, और एक ये जीन हमारा क्या है? रिसेसिव। तो रूलिंग कैरेक्टर कौन था? याद करके देखो, मैंने बताया कौन रूल करता था। मान लो मम्मी पापा लंबे और बेटा उसका लंबा है, अब माँ की हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है, तो पापा उसमें लंबे हैं और बेटा जो लंबा हो गया, तो फादर डोमिनेंट हो गया ना। तो देखो, तो इसमें पेयर में कैपिटल टी हमारा क्या है? डोमिनेंट है। रिजल्ट क्या मिला? टॉल। इसमें दोनों ही देखो डोमिनेंट है, रिजल्ट टॉल ही मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हाँ फर्क कितना है कि सर ये वाला जीन कैसा है? हेट्रोजाइगस है, और ये वाला जीन कैसा है? होमोजाइगस है। ठीक, फिजिकल अपीयरेंस हो गया, लेकिन जीनोटाइपिक में देखो तो क्या है? जेनेटिक मेकअप है। जेनेटिक मेकअप क्या? ये देखो, हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल। तो जब हम लोग हेट्रोजाइगस टॉल की बात करते हैं, होमोजाइगस टॉल की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या आता है? जीनोटाइप आता है। क्या आता है? जीनोटाइप। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स। अब देखो क्या है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ नंबर में जो बात कही गई है वो क्या कही गई है? मैं यहाँ पर लिख दूं, क्या लिख दूं? क्रॉस की बात लिख दूं। क्रॉस में क्या है? क्रॉस में क्या है बेटा? ब्रीडिंग है। क्या है? ब्रीडिंग है। ब्रीडिंग किसके बीच में है? बिटवीन टू प्लांट्स के बीच में। तो दो प्लांट्स के बीच में हम क्या करते हैं बोलो? ब्रीडिंग करते हैं। तो ब्रीडिंग कैसे होगा, तो हम लोग देखेंगे। ठीक, 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 ठीक। तो आज वाले क्लासेस में हम लोग इतना ही रख रहे हैं बेटा, फिर हम लोग ब्रीडिंग बिटवीन टू जो प्लांट्स है ना, क्रॉसिंग ओवर जो है, हम लोग दो प्लांट्स का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? तो हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में जब हम लोग मिलेंगे, तो क्रॉसेस के ऊपर बात करेंगे, यानी ब्रीडिंग बिटवीन टू प्लांट्स की बात करेंगे, जिसमें टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया गया था। सही है? चलिए आज के लिए इतना ही रखें, फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, और हाँ,
वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट टू ऑल।